संस्कृति पीसीएस चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। और 72वीं बीपीएससी 72 बीपीएससी संपूर्ण रिवीजन सीरीज़ में अब हम धीरे धीरे आधुनिक भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखेंगे कि आधुनिक भारत के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और फिर उसका उत्तर क्या है। तो शुरू करेंगे टॉपिक वाइज मराठा, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, फिर विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों के संदर्भ में आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, और लेते हैं पहला प्रश्न। तो मराठा और राज्य संघ से है ये। पहला प्रश्न है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पूना, कोल्हापुर। तो रायगढ़ थी और यहीं रायगढ़ में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किया। शिवाजी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी। बाबर, अकबर, औरंगजेब, शिवाजी। तो शिवाजी 8 जो अष्टप्रधान थे वो शिवाजी के सचिव के समान थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, शिवाजी। अगला प्रश्न लेते हैं कि मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करो। एक तरफ अधिकारी हैं, दूसरी तरफ विभाग हैं। ठीक है, ये कौन से अधिकारी किस विभाग से संबंधित हैं। सचिव, पेशवा, सुमंत, अमात्य, प्रधानमंत्री, पत्राचार, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री। ठीक है, तो सचिव ये पत्राचार प्रभारी होता था, जबकि पेशवा प्रधानमंत्री होता था। सुमंत ये विदेश मंत्री होता था, जबकि अमात्य अर्थ मंत्री या वित्त मंत्री होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2-1-4-3, 2-1-4-3, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अष्टप्रधान में ये ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल है कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। तो अष्टप्रधान का गठन निश्चित रूप से शिवाजी ने ही किया था। चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन, शिवाजी। तो करेक्ट आंसर इज डी, शिवाजी। ठीक है, अगला है अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी विजयनगर प्रशासन में, गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, मराठा। तो मराठा प्रशासन में। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, कि अष्टप्रधान जो कि शिवाजी के प्रशासन कार्य में सहयोग देते थे और उनके सचिव की भांति थे, मराठा प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट है सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है। मराठा भू राजस्व, तालुकदारी प्रथा, कुतुबशाही प्रशासन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है मराठा भू राजस्व, सरंजामी प्रथा। सैनिकों को दिया जाता था, भूमि का अनुदान होता था भूमि के रूप में, ताकि वो अपने सैनिक खर्च को पूरा कर सकें। तो मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। मुगल साम्राज्य का विघटन, मयूर सिंहासन, शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनवाया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। ऑप्शन है शाह आलम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जहांदार शाह। तो इसमें करेक्ट आंसर है मोहम्मद शाह, क्योंकि 1739 में उसी समय नादिर शाह का अटैक हुआ था, है ना, और फिर नादिर शाह मयूर सिंहासन को अपने साथ लेता चला गया। ठीक है, उसी मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा था, तो कोहिनूर हीरा भी उसके साथ चला गया, जो बाद में उसके उत्तराधिकारी शाह शुजा के पास में आया। और शाह शुजा ने उस कोहिनूर हीरा को, जब पंजाब के राजा शासक महाराणा रणजीत सिंह ने कश्मीर का अधिग्रहण किया, तो शाह शुजा ने वो रणजीत सिंह को दे दिया था। रणजीत सिंह से दिलीप सिंह के पास आया, उनके उत्तराधिकारी के पास, और दिलीप सिंह ने उसे ब्रिटिश महारानी के मुकुट में लगा दिया, जो आज भी उन्हीं के पास है। ठीक है, तो अंतिम जो है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन है, मोहम्मद शाह। ठीक है, क्योंकि नादिर शाह उस मयूर सिंहासन को उठा ले गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था। ठीक है, तो डियाज, वास्को डिगामा, अल्मीडा, अल्बुकर्क। तो प्रथम वायसराय अल्मीडा था, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। ठीक है, इसने स्पष्ट रूप से घोषित किया था कि जो समुद्र पर राज करेगा वो पूरे भारत पर राज करेगा। इसने सामुद्रिक शक्ति पर बल दिया, समझ रहे हैं। और इसी क्रम में उसकी जो नीति थी उसे ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अल्मीडा। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। ठीक है, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज।
तो पुर्तगाली करते थे। दरअसल हुगली का उपयोग, दरअसल ये एक पास जारी करते थे, कार्टज पद्धति, ठीक है। जो पास लेता था इनका, उसे ये समुद्र में जो है व्यापार करने की अनुमति देते थे, और उसमें भी सोरा और काली मिर्च का व्यापार नहीं कर सकते थे। आपको ताज्जुब होगा कि मुगल बादशाह अकबर ने भी इनसे पास प्राप्त किया था, कार्टज प्राप्त किया था, और जो नहीं लेता था उसके जहाज़ों को ये लूट लेते थे, समझ रहे। तो पुर्तगाली, करेक्ट आंसर इज शी, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, ठीक है। गोवा, बंगाल, आरकोट, सूरत। तो अंग्रेजों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। 1608 में अंग्रेजों ने एक फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी, लेकिन इस फैक्ट्री को मुगल बादशाह ने अनुमति नहीं दी थी। मुगल बादशाह जहांगीर की अनुमति नहीं थी, ठीक है। और फिर 1613 में, चूंकि 1611 में ही स्वाली के युद्ध में जब अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित किया, तो जो शासक था जहांगीर, वो अंग्रेजों से बड़ा प्रभावित हुआ, और फिर 1613 में उसने सूरत की फैक्ट्री को अनुमति दी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है गोवा, बंगाल, हुगली, आरकोट, सूरत। तो 1613 में सूरत, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया? विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो, जोसिया चाइल्ड। तो उस समय जो ब्रिटिश अधिकारी था उसका नाम था थॉमस बेस्ट, ठीक है। इसने पुर्तगालियों को स्वाली के युद्ध में पराजित किया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अब देखिए, यहां प्रश्न पे हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तात्कालिक कारण कौन था? ऑप्शन अगर देखें तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो दरअसल प्रथम कर्नाटक युद्ध का मूल जो कारण था वो था ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के प्रश्न पर लड़ा गया। लेकिन भारत में जो कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण बना वो था कि अंग्रेज अधिकारी बार्नेट ने कुछ फ्रांसीसी नौसेना जहाज़ों को पकड़ लिया था, और फिर डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से प्रार्थना की कि वो उसके जहाज़ों को छुड़वा दें, लेकिन अनवरुद्दीन ने इधर कोई ध्यान नहीं दिया और परिणाम प्रथम कर्नाटक युद्ध के रूप में सामने आया, ठीक है। तो तात्कालिक कारण हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, ठीक है, जबकि कारण है ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग, प्रथम कर्नाटक युद्ध का। तात्कालिक कारण क्योंकि यूरोप में जब जब फ्रांसीसी और ब्रिटिश लड़ेंगे तब तब भारत में भी कंपनियां युद्धरत हो गई, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ये ध्यान रखना। ये बड़ा ही थोड़ा सा प्रश्न की प्रकृति थोड़ा जटिल कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? दरअसल तृतीय कर्नाटक युद्ध का समय है, और तृतीय कर्नाटक युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था, 1756 से 63। और सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान ब्रिटेन और फ्रांस यूरोप में दो विपरीत अलग अलग पक्षों को समर्थन दे रहे थे, युद्धरत थे। तो भारत में भी तृतीय कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ। उसी बीच जनवरी 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। वांडीवास का युद्ध निर्णायक था, और इसने जो है फ्रांसीसी शक्ति को कमजोर कर दिया भारत में। अब फ्रांसीसी केवल और केवल व्यापार का काम कर सकते थे, ठीक है। अब उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी तरीके से इसने समाप्त कर दिया। तो उस समय फ्रांसीसी प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ा? तो फ्रांसीसियों के अगेंस्ट में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ए। अगला प्रश्न देखते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। अब ये देखिए, ये प्रश्न बीपीएससी स्पेशल से भी हो सकता है, क्योंकि बिहार उस समय, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग हुआ करता था, उस समय बिहार जो है शोरा और अफीम का उत्पादक क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बिहार। आज भी बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे एक जगह है गाजीपुर, वहाँ पे अफीम फैक्ट्री है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। अंग्रेजी शासन काल में
भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार, यानी ए। करेक्ट आंसर इज ए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो कृषि के वाणिज्यीकरण में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कृषि की वाणिज्यीकरण के कई उद्देश्य थे। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें नकदी फसलों की खेती को प्रोत्साहन दिया जाता था, नकदी फसलों की खेती पर बल दिया जाता था। तो इसका उद्देश्य था अधिकतम भू राजस्व प्राप्त करना, उद्योगों के, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी तो उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त करना, साथ ही साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संतुलित करना। और इसमें इसी पक्ष से पूछा जा रहा है कि भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो इंग्लैंड यानी लंदन, भारत और कैंटन, इसके बीच में एक व्यापारिक त्रिकोण बन गया था, क्योंकि ब्रिटेन का तो पूरे विश्व में उपनिवेश था और ब्रिटेन कैंटन यानी जो चीन में है, यहाँ से जिन वस्तुओं का आयात करता था उसका निर्यात भारत से, उसकी भरपाई भारत से अफीम का निर्यात करके किया जाता था। ठीक है, तो इस माध्यम से वह अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संतुलित करता था। तो त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो अफीम। अफीम के माध्यम से वह अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संतुलित करता था। उस समय चाइना में अफीम की बड़ी डिमांड थी और अफीम चीनियों के स्वास्थ्य के लिए जितना हानिकारक था, अंग्रेजों के स्वास्थ्य के लिए उतना ही क्या था? लाभदायक। आपको ताज्जुब होगा कि खुद बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग्स, वो अफीम का व्यापार करता था, निजी व्यापार करता था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। सूची 1, सूची 2 सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दिया है खोजकर्ता और जन्म स्थान। अब जैसे कोलंबस को देखेंगे तो ध्यान रखना है, जन्म स्थान पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है कोलंबस का जो जन्म है वो इटली में हुआ था। ये बहुत ही टफ सवाल है, समझ रहे हैं? सामान्यतः इस तरह के प्रश्न करना बहुत जटिल है। जैक्स कार्टियर, इनका जन्म फ्रांस में हुआ था और सर फ्रांसिस ड्रेक, इनका जन्म हुआ था यूनाइटेड किंगडम में और फर्डिनेंड मैगलन ये पुर्तगाल के थे। तो करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, मिला लीजिएगा इसको, थोड़ा जटिल प्रश्न है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में। बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ? तो बक्सर की लड़ाई दो पक्षों में हुई थी, एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ भारत की संयुक्त शक्ति थी, जिसमें बंगाल का अबदस्त नवाब मीर कासिम था, अवध का नवाब सुजाउद्दौला था और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। संयुक्त शक्ति पराजित होती है क्योंकि प्लासी का युद्ध युद्ध नहीं षड्यंत्र था, जबकि बक्सर का युद्ध एक वास्तविक युद्ध था जिसमें कि अंग्रेजों ने एक संयुक्त शक्ति को पराजित किया। और पराजित करने के पश्चात 1765 में इलाहाबाद की दो संधियां हुई। पहली संधि हुई मुगल बादशाह से और दूसरी संधि हुई अवध के नवाब सुजाउद्दौला से। और इसी संधि के तहत, इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत ही बंगाल की दीवानी का अधिकार किसको दिया गया? मुगल बादशाह ने किसको दिया? कंपनी को दे दिया। और कंपनी की हैसियत भी अन्य भारतीय शासकों की तरह एक शासक की हो गई। ठीक है, तो इलाहाबाद की संधि, इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद उप दीवान किसे बनाया? दरअसल बंगाल की दीवानी मिलने के बाद क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन को अपनाया। द्वैध शासन कहने का मतलब होता है कि दो लोगों का शासन, यानी प्रशासनिक अधिकार उसने बंगाल के नवाब के पास रहने दिया और वित्तीय अधिकार उसने अपने पास रख लिया। समझ रहे हैं? और प्रशासनिक वित्तीय अधिकार के अभाव में बंगाल का नवाब प्रशासनिक दायित्वों की पूर्ति भी नहीं कर पा रहा था, तो वो लोगों में अलोकप्रिय हो गया। 1765 से 72 तक ये व्यवस्था चलती रही और 1772 में बंगाल के जो गवर्नर हैं, बाद में बंगाल के गवर्नर जनरल बनेंगे, वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त करके बंगाल का सीधे प्रशासन प्रत्यक्ष अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीन उसके अंतर्गत, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते थे। तो बंगाल में मोहम्मद रजा खां को, बिहार में सिताब राय को और उड़ीसा में दुर्लभ राय को उन्होंने उनके माध्यम से राजस्व वसूल करने का कार्य शुरू किया, क्योंकि अंग्रेज बड़े
चालाक भी थे, बड़े दूरदृष्टा थे। उनको लगा कि अगर हम डायरेक्ट वसूल करना शुरू करेंगे तो कई तरह की प्रशासनिक झंझटों से हमें गुजरना पड़ेगा, कई प्रकार की समस्याओं से हमें गुजरना पड़ेगा। तो भारतीयों के ही माध्यम से उन्होंने अपने हितों को साधना शुरू किया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है कि मुर्शिदाबाद यानी बंगाल का उप दीवान किसे बनाया, तो मोहम्मद रजा खां। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये मुगल सम्राट हैं, ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 12 अगस्त 1765। इसके ठीक 6 दिन बाद 18 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी। तो ये ध्यान रखना, सुजाउद्दौला, अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ हुई थी। तो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो क्लाइव, द्वैध शासन, दो लोगों का शासन, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्जन। तो क्लाइव ने द्वैध शासन को लागू किया। करेक्ट आंसर इज सी। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, बांटो और राज करो की नीति के कारण। तो ये करेक्ट आंसर है, बांटो और राज करो की नीति, ठीक है, के कारण वो लंबे समय तक भारत में वो शासन करते रहे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा क्षेत्रीय राज्य मैसूर और पंजाब। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। तो मैसूर का उत्थान, जैसा कि आप जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य जो था वही फिर बाद में मैसूर बना, जिसकी स्थापना या मैसूर का उद्भव हैदर अली के नेतृत्व में हुआ, वाडियार वंश को समाप्त करके। और फिर हैदर अली और बाद में उनके पुत्र टीपू ने मैसूर को एक शक्ति के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। तो टीपू ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई। तो श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बंगलोर, कोयम्बटूर। तो ए इज करेक्ट आंसर, श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्ष में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि हुई। ठीक है, मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए ना। तो अंग्रेजों और मैसूर के बीच में कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। ठीक है, जिसमें कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में लड़ा गया। और उसी बीच में 1782 में पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई। बाद में अंग्रेज और टीपू को लगा कि इस युद्ध में अनावश्यक रूप से हम दोनों का नुकसान हो रहा है, तो 1784 में मंगलुरु की संधि हुई। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1784, 1782, 92, 79, हाँ डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? ठीक है, ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1790 से 92 श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। उस समय कार्नवालिस था और कार्नवालिस ने टीपू की शक्ति को श्रीरंगपट्टनम की संधि के माध्यम से पूरी तरीके से तोड़ दिया था। और बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि उसने खुद कार्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने मित्रों, क्योंकि एक त्रिकूट का निर्माण किया था कार्नवालिस ने, जिसमें उसके निज़ाम और मराठे शामिल थे। हैदराबाद का निज़ाम और मराठे शामिल थे। उसमें बड़ा एक स्टेटमेंट दिया था कार्नवालिस ने कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बगैर शत्रु को पंगु कर दिया था, यानी कि टीपू की शक्ति को बुरी तरीके से तोड़ दिया गया था। श्रीरंगपट्टनम, उसके आधे राज्य का विलय कर लिया, युद्ध हरजाना थोपा, है ना। उसके 2 पुत्रों को बंधक भी बनाया कि युद्ध क्षतिपूर्ति न देने तक ये बंधक रहेंगे। ठीक है, यानी इस तरीके से टीपू को कमज़ोर कर दिया। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध बस एक औपचारिकता थी। और वेलेजली ने जैसे ही सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा, टीपू जैसा शासक जिसकी सोच कि गीदड़ की तरह 100 दिन तक जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना, ठीक है, उसने अस्वीकार कर दिया। और इसी पृष्ठभूमि में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और जिसमें टीपू की पराजय हुई, टीपू मारा गया। और वेलेजली ने दंभ भरे शब्दों में कहा कि पूर्व का साम्राज्य मेरे कदमों पर गिरा है। ठीक है, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके? टीपू सुल्तान के साथ हुई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो मैंने कोहिनूर हीरा का अभी कुछ देर पहले मयूर सिंहासन वाले प्रश्न में पूरा डिटेल बताया। गोलकुंडा की खान से मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा शाहजहां को दिया था। शाहजहां ने उसे अपने तख्त ताउस में स्थापित किया। तख्त ताउस नादिर शाह अपने साथ लेता गया, नादिर शाह के साथ चला गया। नादिर शाह से उसके
जो उत्तराधिकारी सक्सेसर हैं शाहजहां के, शाह शुजा के पास आया। और जब रणजीत सिंह ने कश्मीर को अपने पंजाब के क्षेत्र में मिलाया तो शाह शुजा ने कोहिनूर हीरा भी रणजीत सिंह को दिया। रणजीत सिंह से वो दिलीप सिंह के पास में आया और जब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 29 मार्च 1849 और जब पंजाब का विलय ब्रिटिश भारत में कर लिया गया तो फिर दिलीप सिंह को पेंशन दे के शिक्षा के लिए ब्रिटेन भेज दिया गया और उन्होंने उस कोहिनूर हीरा को महारानी के, ब्रिटिश महारानी के मुकुट में जड़ दिया, जो आज तक ब्रिटिश के नियंत्रण में है। भारत उस पर दावा करता है लेकिन ब्रिटेन उस पर उसको नज़रअंदाज करता है। ठीक है, तो शाह शुजा से प्राप्त हुआ, इसका करेक्ट आंसर ए। अगला प्रश्न है हमारा, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? बहुत ही फैक्चुअल सवाल है। 1850, 1895, 1900, तो करेक्ट आंसर सी है 1900। अगला प्रश्न लेते हैं, पंजाब हिंदू महासभा, ठीक है, पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1905, 1909, 1915, 1917 उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक, तो 1909 में हुई थी। 1909 बड़ा ही ऐतिहासिक वर्ष है क्योंकि इसी वर्ष आपको याद होगा कि अंग्रेजों ने पार्लियामेंट सुधार आया था और पृथक निर्वाचन क्षेत्र भी दिया गया। खैर, तो आज का सेशन यहीं तक। अब आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट करेंगे डे बाय डे, एक एक सेशन के माध्यम से। और जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे अधिक प्रश्नों की संख्या आधुनिक भारत से होती है, ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस सेशन को जरूर देखिए, रिवाइज करिए, रिकॉल कीजिए। अगर कोई दुविधा हो तो उसको कमेंट बॉक्स में हमारे जो संस्कृति पीसीएस चैनल है वहाँ डाल दीजिए, ठीक है, उस दुविधा पर भी चर्चा हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।